students. Today we are going to discuss very important chapter of class 12th that is known as electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, इसका जो वेटेज होगा आपके बोर्ड एग्जाम में नियरली 5 to 6 मार्क्स का होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 12th. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा दो वर्ड से बना है. इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. वन इज नोन एज इलेक्ट्रो, अदर इज नोन एज केमिस्ट्री. इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री. जैसे ही टर्म इलेक्ट्रो की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया होगा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रो का जो टर्म है बेसिकली कहाँ से लिया जाएगा, दैट इज टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच यूजफुल इन आवर लाइफ. अब जब केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री का जो बेसिकली रेफरेंस हम ले रहे हैं दैट इज द केमिकल रिएक्शंस से लेते हैं. केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन. तो हाउ यू कैन गेट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन और यू कैन गेट केमिकल रिएक्शन कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से. दिस वाइस वर्सा फेनोमेना इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल दैट कि किसी केमिकल रिएक्शन से करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ देयर इज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो एज अ होल अगर हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिक करंट इसके विषय में पढ़ना है और इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन कैसे कराते हैं इसके विषय में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू डील्स विद द हाउ वी कैन गेट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन और यू कैन गेट यू कैन डू केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम इस पर बात करेंगे आगे चल के. तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, so this is the branch of chemistry, branch of chemistry which deals with study of process of the branch of chemistry which deals with the study of process of chemical reaction and electrical energy. How the chemical reactions going to produce the electrical energy or you can say electrical energy की हेल्प से chemical reactions कैसे बनाते हैं इसके विषय में जो स्टडी करेंगे that is known as electrochemistry. जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास जो बेसिकली टर्म्स आएंगे उसमें वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट. वी नो दैट हमारे पास जो कंडक्टर होता है, हमारे पास जो कंडक्टर की हम बात करते हैं, कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट कराएगा. कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट कराता है. कंडक्टर आर बेसिकली, कंडक्टर किसको, द सब्सटेंस which allow to pass current. कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास करता है दैट इज नोन एज, उसको हम कंडक्टर के नाम से बोल सकते हैं. कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप ऑफ कंडक्टर.
वी नो दैट हमारे सराउंडिंग में हमारे लिए जो कंडक्शन की जो बात आती है तो कंडक्टर हमारे पास दो तरीके का होता है. वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. अंदर इज नोन एज आयनिक कंडक्टर. Electronic conductor are basically metal. An exception में कह सकते हो. And exception of non-metal we know that, you know, exception की बात अगर करें तो your graphite, that is the non-metal. Graphite. This is the non-metal but still is a good conductor because of free electron. और आयनिक कंडक्टर की बात करते हैं तो आयनिक कंडक्टर में हमारे पास सॉल्ट हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है. ये सारे बिकॉज वन बी डिजॉल्व इन द वाटर. इसको जो हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, वन बी डिजॉल्व इन वाटर, पानी में अगर हम इसको डिजॉल्व करते हैं, गिव्स आयंस, आयंस देगा. तो हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर बेसिकली दो तरीके का होता है. वन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड दैट इज नोन एज आयनिक कंडक्टर. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बेसिकली आयनिक कंडक्टर की हम बात करेंगे. इट कैन बी एसिड, बेस और सॉल्ट. और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात करते हैं दैट इज योर मेटल. ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर एक्सेप्ट नॉन मेटल की हम बात करते हो तो नॉन मेटल में एक्सेप्शनली योर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दैट इज यूज टू मेक द इलेक्ट्रोड्स. उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने में. तो कंडक्टर वो कोई भी मटेरियल हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराए. एनी सब्सटेंस, द सब्सटेंस इज अलाउड टू पास द करंट आइदर इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टेन स्टेट और मे बी इन सॉलिड स्टेट. किसी भी स्टेट में तो हम उसको कंडक्टर बोल सकते हैं. कंडक्टर की जो टेंडेंसी होती है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करता है. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके का हो सकता है? दैट इज नोन एज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हम इलेक्ट्रोलाइट के टाइप की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हमारे पास हो सकता है नंबर वन, इट कैन बी वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप पानी में जब डिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा, स्लोली डिसोसिएट होता है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है. तो द इलेक्ट्रोलाइट which ionize or dissociate partially डिसोसिएट होगा. तो पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब है कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो लेस देन 100% होगा, 50% हो सकता है, 40% होगा. तो इसका अल्फा विल बी लेस देन 1. इसका अल्फा हमेशा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से हमेशा कम रहेगा. पार्शियली आयोनाइज होता है. फॉर एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, वी हैव ऑर्गेनिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये ऑर्गेनिक तो सारे के सारे बेसिकली हमारे पास वीक ही होते हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड that is also weak electrolyte. etc. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर पानी में हम डिजॉल्व करते हैं तो आयंस का प्रोडक्शन स्लो होगा, आयंस का कम होगा तो इसका कंडक्शन भी बेसिकली कम रहता है. तो हमने बात किया कि यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहेगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से कम रहता है. पार्शियली आयोनाइज होगा तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के विषय में अगर बात करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम रहेगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है इसके विषय में हम थोड़ा सा एक रिकाप ले लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक
आपने 11th में पहले से पढ़ा होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे बेटा, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारे पास यू हैव सम एप्पल्स। मान लो तुम्हारे पास कितना एप्पल है बेटा? ये दिस आर द एप्पल्स, ऑल आर एप्पल। वन एप्पल तो सेकंड एप्पल, थर्ड एप्पल, फोर्थ एप्पल। आउट ऑफ दिस 4 एप्पल पता लगा कि आपने कितना खा लिया? एक एप्पल आपने खा लिया। लेट 1 एप्पल इज फिनिश्ड। हमारे पास टोटल एप्पल कितने थे पहले? 4। अभी हमने खाया कितना? 1। तो 1 आउट ऑफ 4 की हम बात करते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स 8, मैंने खाया कितना? 1। पहले कितना लिया था? 4। तो 1/4 की बात करोगे तो कितना आपने फिनिश कर दिया? 0.25 या 25%। टोटल एप्पल का आपने 25% खा लिया। मान लो कि थोड़ी देर के बाद आपने 4 एप्पल लिया था, या मान लो आपने 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल लिया। आप इसमें मतलब कितना खा लिया? 2 एप्पल खा लिया। ऐसे में आपने खाया कितना? 2, लिया कितना था आपने? 5। तो इट इज़ अगेन गोइंग टू बी 5 4 जो ये 0.4, यानी कि इसका अल्फा होगा 0.4, या परसेंटेज अल्फा की बात करेंगे तो कितना होगा बेटा? 40%। तो आउट ऑफ जो मैंने इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स लिए उनमें से गया कितना? डिसोसिएट कितना हुआ? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स टेकन इनिशियली। तो जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ solute or electrolyte dissociated divided by total number of moles taken initially। तो अल्फा की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स टेकन इनिशियली। पहले आपने कितना लिया था? आप इसको यहां से निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन दोनों में अगर वेरिएशन है, दोनों सेम टू सेम हो जाए, आपने जितने मोल लिया उतना डिसोसिएट होगा तो 100% हो जाएगा। पता लगा आपने 100 लिया, 50 डिसोसिएट हुआ तो 50% हो जाएगा। अल्फा के केस में हमें ध्यान देना, आगे चल के अल्फा अगर मान लो 50% है तो न्यूमेरिकल में जब भी काम आता है तो ज़्यादातर केस में अल्फा को क्या लेंगे? 0.5 लेते हैं, क्योंकि ये जो केस दिया जाएगा ये आउट ऑफ 100 दिया था। 100 मोल होने पे 50 डिसोसिएट किया, तो 1 मोल होने पे आप ऐसे निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 50/100 यानी 0.5। तो ये तो रही बात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हमने की। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कभी भी 100% नहीं होता। वंस वी टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बात आता है। स्ट्रॉन्ग में लगता मजबूती होगी, तो यहाँ पे बेसिकली, लेकिन मजबूती से नहीं लेना रेफरेंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच इज मोर एक्टिव, जो बहुत इजीली आयोनाइज हो जाता है, हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज्ड कंप्लीटली, 100% आयोनाइज होता है कंप्लीटली। तो कंप्लीटली होगा तो अल्फा इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1 हो जाएगा। आइदर यू कैन टेक 100% आयोनाइजेशन होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, KNO3, ATC, इन सारे के केस में 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो इन सारे के केस में जो डिसोसिएशन है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 100% ले सकते हो, या इधर 1 की वैल्यू लेके चलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इमीडिएटली इट इज गोइंग टू फर्नेस इनटू द आयंस।
ये पूरी तरीके से Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो 100% अगर डिकम्पोज होता है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे। एंड आफ्टर दिस हम बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हमें जो भी बहुत सारे टॉपिक के विषय में बात करना, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। लेटर ऑन सेल कांस्टेंट की बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, सेल कांस्टेंट की बात करेंगे, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की भी बात करेंगे, कंडक्टिविटी की भी बात करेंगे। और उसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा दैट इज द मोलार कंडक्टेंस। एंड आफ्टर द मोलार कंडक्टेंस वी विल टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात हम करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हम बात करने चल रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। नॉर्मली अपने पास मान लो कोई वायर है, तो वायर का बेसिकली जो शेप होता है इट्स लाइक पेन हमारे पास कैसी है, सिलिंड्रिकल शेप में। तो वायर का जो शेप होता है सिलिंड्रिकल होगा, तो उसका ये दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। हमें क्या करना है, इसी शेप में कंटेनर बना लेना। तो मान लो मैंने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। तो बेसिकली ग्लास के अंदर क्या होगा, उसकी अपनी एक लंबाई हो जाएगी, दिस इज द लेंथ। उसका अपना बेस अगर देखो तो दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज डिनोटेड बाय ए, and this is the length, and this device is known as conductivity cell। इसको हम क्या मानेंगे, कंडक्टिविटी सेल। बेसिकली कंडक्टिविटी मेजरमेंट करने के लिए है, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। इट इज फिटेड विद द टू थिन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स को हम इसमें फिट कर देते हैं, प्लस माइनस। दीज आर द वेरी थिन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दे आर केमिकली इनर्ट होते हैं। और जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का आपको कंडक्टेंस मेजर करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है, उसको हम बीच में यहाँ पे फिल कर देंगे। और जैसे आप इसके अंदर करंट पास आउट कराओगे, तो कहीं ना कहीं ये जो मटेरियल हमारा है दैट ऑफर्ड रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो वी नो दैट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या कर रहा है, रजिस्ट करता है, स्टॉप करता है, रोकता है, उसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर से शो किया जाएगा। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सेल, कंडक्टिविटी सेल की लंबाई कितनी है। वायर में अगर होगा तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंडेंट रहेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा जा सकता है। थिकनेस जितनी ज़्यादा रहेगी रेजिस्टेंस उतना घट जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लेके आएंगे, दैट इज नोन एज रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए के टर्म में इसको हम लोग शो कर सकते हैं। जिसमें रो की जब बात करें, व्हाट इज द रो, RHO, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आपका रो बोला जाएगा। रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है, दैट इज वेरी पॉपुलर, यूनिट इज ओम, OM। आप मेरे नाम से इसको बुला सकते हो, OM, ओम सर, यानी OHM,
पहले इसको हम लोग ओम लिखा करते थे, OHM, ओम। हाँ, आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या कर रहा है, रोकता है, रजिस्ट कर रहा है। दस प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच स्टॉप्स और अपोज करता है, व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को रोक रहा है, तो दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अगर आपको रोड पे मूव करना है, रोड पे हमने बीच बीच में डिवाइडर्स डाल दिए, बीच में बैरिकेटिंग्स कर दी, तो वो एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देता है, तो दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा। और ये लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टिविटी सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रोड जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उस पर आप आसानी से वॉक कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं थिकनेस बढ़ाने से रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की बात हम करेंगे, रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज सेल कांस्टेंट। हमारे पास अगर ये सेल है तो हम सेल में देख सकते हैं कि इसकी अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ रहती है, इसका लेंथ है और इसका अपना एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस की जो लंबाई रहती है वो कांस्टेंट रहती है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी कांस्टेंट है। ऐसे में हम बात करेंगे सेल में क्या बेसिकली कांस्टेंट होता है। तो कंडक्टिविटी सेल की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल कांस्टेंट। किसकी बात करने चले बेटा, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी डिनोटेड बाई जी स्टार। इसको हम किससे शो करेंगे, जी स्टार से शो करने चल रहे हैं। तो ये लिखेंगे हम कैपिटल जी और इसके ऊपर लगाएंगे स्टार, जी स्टार से इसको शो करेंगे। तो दैट इज द सिंबल ऑफ सेल कांस्टेंट। तो हमने बताया कि हमारे पास अगर एक सेल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जैसे हमने एक रियल सेल का एग्जांपल लिया, तो उसकी अपनी एक लेंथ होगी और उसका अपना एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। एक को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं और इसकी एल क्या होगी, लेंथ। तो लेंथ ऑफ कंडक्टिविटी सेल, लेंथ ऑफ कंडक्टिविटी सेल, लेंथ ऑफ कंडक्टिविटी सेल एल हो गया और क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि लंबाई इसकी फिक्स है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी फिक्स है। तो हमारे पास अगर ये पेन है तो आप पेन में ले सकते हो। पेन का बेसिकली लेंथ और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे में जी स्टार के फार्मूले की बात करते हो तो जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए होगा, एल बाई ए होगा, ये इसका फार्मूला होगा। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। अगर आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो डेफिनेशन की बात अगर करें तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए तो लिख सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined as ratio of, रेशियो किस चीज़ का लगाना, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो निकालना, रेशियो ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ conductivity cell, length and cross section area of conductivity cell, कामा its unit की बात करते हैं बेटा। इसकी यूनिट क्या होगी तो its unit is पर मीटर इन अगर SI में बात करते हैं और पर सेंटीमीटर इन CGS, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड की बात CGS सिस्टम बात करेंगे तो पर सेंटीमीटर होगा। कैसे हो सकता है आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबाई इसकी है, लेंथ की बात करेंगे तो सेंटीमीटर में होगा और नीचे क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस
जी स्टार का जो बेसिकली फार्मूला है उस फार्मूले की बात करेंगे तो लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर और नीचे आपको दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसको अगर काटोगे तो ये पावर कैंसिल पर सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका यूनिट अगर निकालना है हमें तो दैट इज गोइंग टू बी पर सेंटीमीटर। तो टिल देन हम कंडक्टिविटी सेल का ऑपरेटर्स नहीं बदलते, तब तक इस सेल का लेंथ और क्रॉस सेक्शन या कांस्टेंट होगा। तो जी स्टार इज़ नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फैक्टर, क्योंकि ये कंडक्टिविटी सेल एक तरीके का डिवाइस है। इस डिवाइस का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, तो ऐसे में इसको हम बोल सकते हैं सेल का एक कांस्टेंट है। दिस विल रिमेन्स टिल देन हम इस ऑपरेटर्स को नहीं चेंज करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें आफ्टर द सेल कांस्टेंट के बाद अगर हम बात करते हैं तो अंदर पैरामीटर दैट इज नोन एज रजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अंदर टॉपिक दैट इज रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमें कहीं से ना कहीं पे मिल जाएगा। पीछे में हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए की बात हम पीछे कर चुके हैं। अब हम रजिस्टिविटी की बात करने चल रहे हैं, तो हम लिखें रो अगर निकालना है तो हम लोग रो को रीअरेंज कर सकते हैं। R इंटू ए बाई एल हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो। और ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करेगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितना होगा। टिल देन वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, रजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। रजिस्टिविटी को अगर एक्सप्लेन करना है तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को यूनिटी कर दें, हमारे पास जो कंडक्टिविटी सेल है उसकी जो लेंथ है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम यूनिटी ले लेते हैं तो रो कैन बी इक्वल टू आर। तो इफ़ हम लिख सकते हैं इफ़ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी length and cross section area, if length and cross section area of conductivity cell is unity, then rho is equal to r हो जाएगा, rho is equal to r हो जाएगा, resistivity is equal to resistance होगा, then resistivity is equal to resistance resistivity is equal to resistance of electrolyte filled in a conductivity cell having length and cross section area unity, तो यहाँ देख सकते हैं कि रो को हम आर के इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं जब इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों यूनिटी हो जाए। चलो अब इसकी हम यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट की बात करते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा रो है वो आर इंटू ए बाई एल है। तो अगर हमें बच्चों ये देखना है इसकी यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होगी?
व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो हमें कैसे चेक करना होगा, तो रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट की हम बात करेंगे, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल है। तो बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम को एच एम। यहाँ पे एरिया है तो उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर हो जाएगा, मीटर से मीटर आपका कैंसिल। तो फाइनली यू आर गेटिंग ओम मीटर, ओम मीटर आपका इसका यूनिट हो जाएगा इन द एसआई यूनिट में। और अगर इन सीजीएस की बात करते हैं तो इट्स सेम वैल्यू इज गोइंग टू बी ओम देन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर cancel out, you will get ohm centimeter, this is the in the CGS.